नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया मतलब वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण। इस टॉपिक को हम समझेंगे, भारत में वैश्वीकरण क्यों आया। भारत में वैश्वीकरण का मतलब होता है, आप ये समझिए कि जो दुनिया के बाजारों को दुनिया एक गांव बन जाए। दुनिया के बाजार, दुनिया के आर्थिक, सामाजिक सारी चीजें, तो वैश्वीकरण को दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क कहा गया है। एक प्रकार से कह सकते हैं आप, वैश्वीकरण को दुनिया का नेटवर्क जोड़ने नेटवर्क कहा गया है कि आज किसी भी देश में हर चीज, अपने देश में दुनिया के हर सामान मिल सकते हैं। आप जो भी खरीदना चाहें सब कुछ मिल सकता है। तो वैश्वीकरण के लिए जो हमें मेन समझना है वैश्वीकरण के बारे में, वो ये समझना है कि वैश्वीकरण हमारे यहाँ आया क्यों और इसके पीछे कारण क्या होते हैं, ये हम समझेंगे आज अपने टॉपिक में ग्लोबलाइजेशन इंडिया। इंडिया के बारे में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिसका नाम था नेपाल और दीपक नैयर। इन्होंने कहा भारत एक ऐसा देश है जहां पे लाखों संकट हैं और यहाँ पे लोग गंदी नालियों के कीड़े जैसे घूमते रहते हैं, रेंगते रहते हैं। यहाँ पे खाने पीने की चीजें बड़ी मुश्किल से लोगों को मिल पाती है। निवास और बात किया जाए, निवास के अलावा जो बात किया जाए दवा और दारू का पैसा, वो तो बहुत दूर की बात। मतलब दीपक नैयर और नेपाल ने समाज को एक अच्छी तरीके से समझा था इंडिया को, और उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण का मतलब एक अनपढ़ आदमी, एक अर्थशास्त्री आदमी अगर अर्थशास्त्र पढ़ा नहीं, सिद्धांत को जानता नहीं है, तो वो ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया को नहीं समझ पाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हमारे यहाँ बहुत मजबूरी में, बहुत संकट की वजह से 1991 में हमारे यहाँ 1991 में ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया। अब क्यों आया उसके पीछे तर्क हम समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन इंडिया में 1991 को क्यों आया ये हम समझेंगे तर्क। पहला तर्क ये था बाहरी कर्ज का संकट। बात ध्यान समझना होगा इस पॉइंट को। हमारे यहाँ उस वक्त देश में सबसे बड़ी बात क्या थी, प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिंह राव जी थे, और वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह थे। ये लोग हमारे यहाँ पे थे और उस वक्त कमांड इकोनॉमी चल रही थी। कमांड इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरों देशों से सामान लेने के लिए लाखों रुपए टैक्स देने पड़ते थे। लाइसेंस राज उस वक्त चल रहा था, लाखों रुपए टैक्स देने पड़ते थे लोगों को सामान बाहर से लाने में। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी वो कमांड इकोनॉमी चल रही थी। मतलब कि हमारे यहाँ सब कुछ सरकार के हाथों में था, गवर्नमेंट के हाथों में था। लेकिन 1991 में हम लोगों ने बाहरी कर्ज का इतना वर्ल्ड बैंक से और IMF से इतना ज्यादा हमने उधार कर्ज ले लिया कि हम लोग दे ही नहीं पा रहे थे। और हम छोटे छोटे देशों से भी, काफी छोटे छोटे देशों से हमने उधार लिया था। अब उसकी EMI हम चुका नहीं पा रहे थे 1980-1990 को। और हमारे यहाँ 1980-1990 को क्या हुआ, हमारे यहाँ आयात तो बढ़ा, इंपोर्ट तो बढ़ा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। और जिस देश में आयात बढ़ेगा तो वो देश गरीब ही होगा। ये क्लियर बात है। आप आगे समझिए कि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है। 1991 में हमारे यहाँ समाज में क्या हुआ कि जितनी भी चीजें थी हम लोग उधार ले लिया, उधार दे नहीं पाए वर्ल्ड बैंक और IMF को। और जब वर्ल्ड बैंक IMF को हम उधार दे नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि लो तुम्हें ग्लोबलाइजेशन ले लो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेटा उदारीकरण, निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन आप ले लो। मतलब अब हम सैमसंग की मोबाइल साउथ कोरिया से आपको फ्री में देंगे, आपको टैक्स नहीं लेना होगा। मतलब आज जितनी मोबाइलें बाहर से आ रही, एप्पल, सैमसंग मोबाइल जो भी आ रही हैं, वो पहले लाखों रुपए टैक्स देना पड़ता था। सैमसंग मोबाइल कहाँ बनती है, साउथ कोरिया में। एप्पल की मोबाइल कहाँ बनती है, अमेरिका में। तो ये सब जितनी मोबाइलें हैं, आप ऑडी कार बात करिए, कुछ भी बात करिए, सब आ रही है। अपने देश में केवल एक फैक्ट्री चल रही है, वो है बबूल मंजर, कोई नहीं करता। अपने देश में जितनी फैक्ट्रियां चल रही, जितनी बड़े बड़े कंपनी चल रहे हैं, उसका कंपेयर दुनिया के देशों से है ही नहीं। उसके पीछे रीजन आप समझिए इस बात को कि सबसे बड़ी बात क्या हुई कि सारे के सारे हम लोगों ने क्या किए, बाहरी से इतना ले लिए। हमारे नेता मंत्री भ्रष्ट थे, सब क्या किए, पैसा दिखावे में, हाव भाव में सब पैसा क्या किए, पूरे देश में बांट दिए। और देश में बांटने के बाद हम लोग लिए किस लिए थे, प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारे देश में। हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो रीजन क्या हुआ, जब प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं तो जाहिर सी बात है हमारे देश में वैश्वीकरण आना। और वर्ल्ड बैंक ने कहा एक काम करो, आप ग्लोबलाइजेशन ले लो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है सब फ्री में जाएगा आपके। आज सही बताऊं, अपने यहाँ डोमिनो पिज्जा ले लो, मैकडोनल्ड ले लो, जितनी कंपनियां नई है, सब में जो लड़के काम कर रहे हैं बेचारे गांव में, बीटेक किया हुआ लड़का, आप बात करिए बीटेक किया हुआ लड़का, गांव का लड़का,
उसके पास जॉब नहीं है, वो केला बेच रहा है, चाय बेच रहा है, एमबीए चाय वाला, एमबीए करने के बाद चाय बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ न तो टेक्निकल ज्ञान है। आप बताइए, C++ पे आते हैं, लैंग्वेज पे आ जाओ, लैंग्वेज कहाँ का है? C++ कहाँ का है? जावा कहाँ का है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहाँ का है? अगर बात कीजिए एक्सेल का, एक्सेल कहाँ का है? माइक्रोसॉफ्ट कहाँ का है? सब बाहर का है, अपने यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ के लड़के पागलों की तरह सीखे जा रहे हैं। क्या सीखे जा रहे हैं? एक्सेल, टैली, दुनिया की चीजें। हमारी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ के लोग पागल हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी वो केवल दूसरे देशों की चीजें सीख रहे हैं, और उस सीखने के बाद और सब की करा धराया ग्लोबलाइजेशन इंडिया। मतलब हम लोगों ने बड़ी मुश्किल में 1991 में 1991 को क्या लिया? उधार लिया। कहां से उधार लिया? पैसा वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या दे दिया? स्टेबलाइजेशन, एक शब्द दे दिया कि हम आपके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेंगे। अब ये क्या होता समझिए, स्टेबलाइजेशन मतलब जैसे किसी को कैंसर हो गया, कैंसर नहीं ठीक तो नहीं सकती, बस दवा देके ठीक माने कि वो जिंदा रहेगा। अपने देश में स्टेबलाइजेशन आया, मतलब अपने देश में आप तो सोचिए तो क्या है अपने देश में? कुछ नहीं बन रहा है। सोनी टीवी लीजिए आप, देश में सोनी टीवी कहां से? जापान से आ रहा है। कुछ है? इसी गाना चल गया था, मेरा जूता है जापानी, जूता जापान का है। समझने वाली बात यह है कि 1991 में ऐसा हुआ क्या। हम आगे डीपली बात करते हैं। आज का जितना युवा बेरोजगार है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यूपी में, बिहार में, हैदराबाद, 2-3 ऐसे जगह, हैदराबाद क्योंकि बात करेंगे भी हैदराबाद के ऊपर अच्छे से। सबसे बड़ी बात क्या है कि यूपी बिहार का लड़का बीटेक, एमटेक, एमबीए सब करने के बाद चाय बेच रहा है। रीजन इसके पीछे यही है कि अपने एजुकेशन सिस्टम खराब है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब क्यों है, इसके पीछे भी रीजन हम आपको तर्क देंगे, अभी तर्क बात करेंगे। दूसरी चीज क्या है, अपने यहाँ जितनी चीजें हैं, कंप्यूटर से लेके कुछ भी ले लो तुम, सब है बाहर का, कुछ नहीं यहाँ का। मतलब यहाँ के लड़कों में वो हिम्मत है ही नहीं, वो नॉलेज है ही नहीं। वो नॉलेज खत्म करने वाला कौन है? ग्लोबलाइजेशन इंडिया 1991 में आया। आज से लगभग 10, 15, 20 साल पहले आया। ज्यादा टाइम की बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन कब आया अपने यहाँ? 20-25 साल पहले आया, 2 दशक पहले। ज्यादा दूर का बात नहीं, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस बारे में। बाहरी कर्ज का संकट हमने लिया, और हम ईएमआई देते देते हमने और छोटे छोटे देशों से ले लिया। उधार हमने कहां से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, और छोटे देशों से लिया, हम दे नहीं पाए। उसके बाद वैश्वीकरण आया। दूसरा क्या है? कर्ज की रकम का भरपूर उपयोग नहीं कर पाए। हम कहा जाता है कोई भी देश, जितनी भी विकासशील देश है, बिना उधार लिए काम चलेगा नहीं। पाकिस्तान कहां उधार लेता है? वर्ल्ड बैंक में जाके बक्सा लेके जाता है। वो वर्ल्ड बैंक बक्सा लेके जाएगा, कहेगा उधार दो, दे देते हैं वर्ल्ड बैंक वाले। उन्हें पता है हम इससे ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ पैसा ले लेंगे। पूरी दुनिया में जितने देश हैं सब बिना उधार लिए नहीं चल सकते, लेकिन अपने यहाँ उधार लिया गया, लेकिन भरपूर उपयोग यूज नहीं किया गया। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है, आप जानिए, बहुत गरीब देश था। आज जाके देखिए, छोटा सा देश है, उसने उधार पैसा लिया, इतना अमीर हो गया पूछिए मत। उसकी टक्कर हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया ने सही यूज किया। अपने यहाँ उधार तो लिया गया वर्ल्ड बैंक से, लेकिन पेट्रोल, डीजल, लोगों को सब्सिडी, किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों ने पॉलिसी, अरे मत चलाइए आप, क्या जरूरत थी लेने की उधार। आगे आते हैं, इसके लिए आंदोलन होना ही चाहिए। अगर आप सोचिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स, अगर आप सोचिए, अगर इसके लिए आंदोलन होना ही चाहिए कि ये वैश्वीकरण हटे। वैश्वीकरण ने पूरे के पूरे कॉलेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया। अपने यहाँ जान लीजिए कि कोई ऐसी, आप भी सोचिए, कोई ऐसी फैक्ट्री हो, कोई ऐसी मोबाइल कंपनी बताइए, कोई ऐसी टीवी की कंपनी बताइए जो अपनी हो, इंडिया की हो। नहीं है, क्योंकि हमने मजबूरी में ग्लोबलाइजेशन 1991 में वर्ल्ड बैंक ने हमें दे दिया कि भैया तुम उधार लिए हो तो लो भोगो, आप फ्री में। सोचिए आप, मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग आज से 20 से 30 साल पहले हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक खास बात यह थी, उन्होंने एक अच्छा काम किया था मॉडर्नाइजेशन के ऊपर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया था। उनका काम यही था कि वो अपने देश को मॉडर्नाइज और इंडस्ट्रीज में अच्छा करे। लेकिन अपने देश के नेताओं ने सारा पैसा खा ले गए, कहीं न कहीं छोड़ा ही नहीं कुछ पैसा, उधार में आ गए, उधार में हम लोग काफी चले गए। तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इससे बात करेंगे। उसके बाद अल्पावधि कर्ज, हम लोग छोटे छोटे कर्ज जो कि नहीं जरूरत थे, हमारे देश में जरूरत ही नहीं थे, बहुत सारे विद्वान कहते हैं। अच्छा ये भी आप समझिए, भारत का आदमी इतना पागल है, उसे पता नहीं ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है। बीटेक कर चुका होगा, एमटेक, पता ही नहीं ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है। उसे ये समझ में आना चाहिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब है संकट और भीषण संकट। संकट मतलब हम लोग बहुत संकट में हैं,
हमें तो मजा आ रहा है, अच्छा हम यूज कर रहे हैं मोबाइल सैमसंग का, अच्छा हम यूज कर रहे हैं सोनी टीवी का। अरे रुक जाओ, सोचो, तुम इस बात को सोचो कि हमारी कुछ नहीं है। इसके पीछे हम रीजन बताते हैं आपको। अल्पवर्ग के लिए कर्ज हमने लिया था, फिर कर्ज लिया, लेकिन कर्ज को यूज नहीं कर पाए, इसलिए लास्ट में क्या हुआ, उधारदाताओं के में विश्वास में कमी। हमारे यहाँ 1990 से 1991 में 2 बार केंद्रीय सरकार गिर गई, सेंट्रल गवर्नमेंट गिर गई और बजट पेश नहीं हुआ, तो वर्ल्ड बैंक को लग गया और सबको कि ये देश टिकेगा नहीं, देश गया। तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक चीज दे, ढांचागत अनुकूलन, मतलब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जो मार्ग आपको स्वर्ग का रास्ता देते हैं, वही मार्ग आपको नरक का भी रास्ता देते हैं। वैश्वीकरण स्वर्ग दिया, स्वर्ग क्या दिया, सोनी टीवी आप ले लो, आप मोबाइल ले लो, लेकिन नरक का रास्ता क्या दे दिया, जितने बच्चे हैं देश में सब बेरोजगार। अगर आज आप बात करिए, मैकडॉनल्ड यहां से हटा दो, मैकडॉनल्ड भेज दो, डोमिनो पिज्जा भेज दो, अपने यहाँ मेनली क्या है पता है, मेनली अपने यहाँ हम लोग पकौड़ा मतलब हम लोग आलू की पराठा खाने वाले लोग थे। हम लोग मैकडोनल्ड से बर्गर पिज्जा और ये खा रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है नहीं और हमारी है भी नहीं। सोचिए दुनिया में ये सब वैश्वीकरण ने हमें फ्री में ये सब दे दिया है, दुनिया के दोस्त आज भी लूट के ले जा रहे हैं और हम लोग टैक्स के नाम बहुत थोड़ा पाते हैं। इसकी कुछ अच्छाई बुराई प्रमोशन के बाद बात करेंगे आगे आते हैं। ढांचागत अनुकूलन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट क्या होता है, ये विकल्प किसने दिया था, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि एक काम करो तुम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ले लो। ये क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है एडजस्ट करो, मतलब इंडिया 30 साल से एडजस्ट कर रहा है। इंडिया में कोई बच्चा ऐसा मुझे नहीं मिला है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, कहा कि सर मैं आज एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो दुनिया को बहुत आगे ले जाए, हमारे देश को बहुत ऊपर ले जाए, उसका प्रोडक्ट दुनिया में बिके। अपनी ऐसी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जो दुनिया के बराबरी टक्कर का हो, तो टक्कर है ही नहीं अपने देश में, समझिए आप इस बात को। कोई प्रोडक्ट अपने देश में ऐसा है ही नहीं जो दुनिया के देशों के बराबर आ सके। तो रीजन यही था कि वर्ल्ड बैंक ने हमें विकल्प दे दिया कि आप जैसे नहीं होता किसी को बुखार हुआ है तो बुखार जड़ से नहीं खत्म करना है, बस थोड़ा दवा लेते रहो। हमारे यहाँ कमांड इकोनॉमी जो थी, कमांड इकोनॉमी का मतलब होता है पूरा का पूरा हम लोग कमांड, मतलब हम टैक्स पता था, हम कहा जाता है 500 गुना ज्यादा हम टैक्स देते थे कमांड इकोनॉमी में। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण आया, ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी फेडरल मार्केट में मतलब संघीय इकोनॉमी हो गई, मतलब अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। टैक्स हम कितना लेते थे, 500 गुना ज्यादा। अब टैक्स हम 500 गुना ज्यादा लेते ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मजबूरी में हमें लाना पड़ा। आगे चलते हैं। आज मुख्यमंत्री एक उद्यमी है, मुख्यमंत्री एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ध्यान समझिएगा। अब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसको पैसा देती थी, स्टेट गवर्नमेंट को, अब नहीं है। अब हर एक, पता है आपको, बिल गेट्स और बिल क्लिंटन, ये जितने लोग विदेश के हैं सब इंडिया में आ चुके हैं। मुंबई में एक आदमी हुआ, मुंबई में एक अमेरिका की कंपनी है जो पूरा का पूरा लाइट किसको बांट रही है, इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को दे रही है। उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम अभी ध्यान में आएगा तो आपको बताता हूं। लेकिन मुंबई में जो कंपनी चल रही है, जो लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूर्ति कैसे हो रही है इंडिया में, मुंबई में, अमेरिका की कंपनी से। अब सोचिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा है ही नहीं, वो अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका कंपनी है यहाँ पे, वो चलती है अमेरिकन कंपनी, वो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। अनपढ़ आदमी ये भी नहीं सोच पाएगा, क्यों, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हम कितना बुरे संकट में फंसे हैं इस वक्त। इसके लिए आंदोलन होना ही चाहिए, जरूरी था वो। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं उद्यमी है, इसके पीछे समझते हैं। आज हर एक राज्य, आपको पता होना चाहिए, यूपी का, बिहार का, मुंबई का, हैदराबाद का, हर एक मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं अपने विदेश मंत्री को लेकर, जापान, यूरोप के देश, अमेरिका में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां से वो कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ चलो फैक्ट्री लगाओ और हम आपको छूट देंगे और हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा चीजें बनेंगी। तो इससे क्या हो रहा है कि अब मुख्यमंत्री खुद एक उद्यमी, बिजनेसमैन बन चुके हैं। आज मुख्यमंत्री कोई भी स्टेट हमारे देश में, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड थे, स्टेट गवर्नमेंट, अब नहीं है। क्यों नहीं है, जब से हमारा उदारीकरण आया, निजीकरण आया, प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, तब से हमारे यहाँ ये सिस्टम ही खत्म हो गया। और अब पता है इसमें सबसे खास दिक्कत क्या आई पता है, 28 राज्यों में आप ले लीजिए, सबसे ज्यादा अग्रणी, सबसे आगे इस वक्त कौन है, हैदराबाद में जितनी कंपनियां हैं, आप जाइए हैदराबाद घूमने, जितनी कंपनियां हैं सभी देश की। क्यों, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर है, वो सारे लोगों से अच्छे से डील कर लिया। इस वक्त हैदराबाद घूमने लायक है, क्योंकि जितनी कंपनियां हैं हैदराबाद में सब विदेश की है।
लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये कई बार गए, इनके कहने कोई आया ही नहीं। तो यूपी में इतनी बुरी हालत है कि मुख्यमंत्री विदेश के जो इन्वेस्टर हैं उनको ला ही नहीं पा रहे हैं। तो यूपी बहुत पिछड़ गया और हैदराबाद आगे चल गया। ऐसे मुंबई आगे है। 2-3-4 राज्य के मुख्यमंत्री अच्छे हैं जो विदेशों से कॉन्टेक्ट, विदेशों में जाकर अच्छे से बात करके ला पा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, आज हमारे राज्यों में असमानता, एक राज्य बहुत अमीर है, हैदराबाद बहुत अमीर है, उत्तर प्रदेश कम अमीर है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि मुख्यमंत्री जितना ज्यादा दूसरे देश में जाके उससे जितना प्रलोभन कर ले। आज केंद्र सरकार की कोई अहमियत है नहीं उस चीज में देखा जाए तो। हम अगर सांस्कृतिक वैश्वीकरण की बात करें, पता है आपको सांस्कृतिक वैश्वीकरण अगर हम बात करें, यूपी में बहुत बड़ा एक नौटंकी चलता है। नौटंकी भारत में भरतनाट्यम डांस, आज पता है कौन सी गाने चल रहे हैं? आज जो गाने चल रहे हैं वो गाने चल रहे हैं, किसी भी गाने चल रहे हैं आज हनी सिंह के गाने चल रहे हैं जो कि इंग्लिश की गाने पूरी तरीके से हैं। और जो आप सुन ही रहे हैं, मतलब विदेश की पश्चिमी जो गाने हैं वो आज हमारे मार्केट में पूरी तरीके से आ चुके हैं। मतलब अब हमारा लड़कियां आपको सिगरेट पीते दिखेंगी, धूम्रपान करते दिखेंगी, मिनी स्कर्ट में आपको लड़कियां दिखेंगी। आप मुंबई, हैदराबाद, कुछ अच्छे जगहों पर आप जाइए, आपको लड़कियां एकदम खुलेआम दिखेंगी। यहाँ की संस्कृति खत्म हो चुकी है। क्यों? वैश्वीकरण के कारण। और ये सबसे बुरा है, हम अपनी एक अलग पहचान रखते हैं पूरी दुनिया में, और ये सबसे बुरा है कि हमारी संस्कृति खत्म हो रही। क्यों? वैश्वीकरण के कारण। हम आगे बात करेंगे स्थानीय संस्कृति की विशेषता और वैश्वीकरण व्यापार और बाजार की सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। आज हमारे यहाँ पॉपुलर कल्चर आ गया है। आज कुछ भी आप खाना चाहते हैं, पूरे देश में आप कुछ भी खा सकते हैं, अंडा, जो भी आप खाना चाहते हैं। आज हमारा व्यापार बाजार जो है हमारे यहाँ अब विकसित हो रहे हैं। विकसित मतलब पहले बाजार में हमारे घरेलू चीजें थी, अब बाजार में घरेलू चीज है ही नहीं। हमारे यहाँ जितना प्रोडक्ट है, हमारी जो फैक्ट्रियां थी हमारी सब खत्म हो गई। विदेशी सामान, सैमसंग वगैरह, देश में किसी को पता ही नहीं सैमसंग मोबाइल कहाँ का है, किसी को पता नहीं एप्पल मोबाइल कहाँ का है। वो तो बस चाह रहा है खरीद लूं, जवान लड़का। क्यों चाह रहा है? रीजन इसके पीछे है, उसे पता नहीं है कि हमारे जो व्यापार है, हमारे जो ट्रेड है, हमारे जो बाजार है वो खत्म हो गए हैं। हमारे जो मेन बाजार थे ट्रेडिशनल, वो खत्म हो गए विदेशी बाजार के जब से वैश्वीकरण आया। आगे मीडिया समाज। मीडिया समाज की एक भूमिका बहुत रही है। 1996 में 683 फिल्म आया, 683 फिल्म बने 1996 में, 683। ये सारे हिंदी में थे। आप समझिए, मैं आपको बताऊं, मुंबई आप टहल लीजिए, आप हैदराबाद घूम लीजिए, आप कर्नाटक घूम लीजिए, किसी को आज ही मैं बात करता हूँ हिंदी सही से लिखने नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मराठी जानते हैं। कहा जाता है 683 फिल्म जैसी हिंदी की आई, लोगों ने फिल्में देख देखकर हिंदी बोलना सीखा। मतलब अगर आप घूमेंगे पूरे देश में, आपको पता चलेगा कि हिंदी कैसे लोग बोलते हैं। पिक्चर देख देख फिल्म, मतलब फिल्मों ने मराठी लोगों को, मलयालम लोगों को क्या सिखाया? हिंदी बोलना सिखाया। आप समझिए, तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा। कहा नहीं रहता कि वैश्वीकरण कहीं स्वर्ग का रास्ता खोलती है तो कहीं नरक का भी रास्ता खोलती है, और इसलिए ठीक था।